आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए, इट्स रिलेटेड टू सरसई। सरसई क्या रहता है? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। यानी कि सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इनको अगर रिकॉर्ड करते हैं एक सेंट्रल डेटाबेस में, दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्री। तो फुल फॉर्म याद रखना कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट याद रखना इट्स अबाउट द सिक्योरिटाइजेशन की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, या सिक्योरिटी इंटरेस्ट की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, दैट इज योर सरसई, ठीक है। तो यही इसको याद रखने का, फुल फॉर्म को याद रखने का मेन यहाँ पर एक आपके पास रीजन रहता है कि आप आसानी से याद रख सकते हैं अगर आपको ये तीनों चीजों के बारे में पता है। सिक्योरिटाइजेशन अलग चीज है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन अलग चीज है, एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट अलग चीज है, राइट। तो जैसे मान लो कि एक बैंक है एबीसी। अब एबीसी बैंक ने एक लोन दिया, एबीसी बैंक ने एक लोन दिया है पर्सन ए को, एंड ये लोन का अमाउंट जो है वो 1.5 लाख का है। एंड इसमें इन्होंने एक हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट करा है। हाइपोथिकेशन चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दी स्टॉक्स। जो भी स्टॉक जिसके अगेंस्ट लोन दिया था उसके ऊपर हाइपोथिकेशन का चार्ज इन्होंने क्रिएट कर दिया। अब इन दिस सिनेरियो कि मल्टीपल लेंडिंग ना हो जाए, या फिर जब कोई लेंडर इनको लोन देने लगे तो उसको पता हो कि इस एसेट के ऊपर चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ये इस चीज को रजिस्टर कर देंगे सेंट्रल रजिस्ट्री में, यानी कि सरसई में, यानी कि सरसई में। और सरसई का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो वहां पर चार्ज को रजिस्टर कर देंगे। नाउ दिस चार्ज इज रजिस्टर्ड। और लोन देने से पहले एक और चीज की जाती है, यानी कि लोन देने से पहले बैंक चेक भी तो करेगा, डेट इज सेड टू बी प्री सरसई। उसको प्री सरसई के नाम से जाना जाता है। सो लोन देने से पहले बैंक जो है वो क्या करेंगे, दोज विल बी डूइंग द प्री सरसई, सो दैट दे कैन बी इन्वेस्टिगेटिंग कि पहले कोई जो इस एसेट के ऊपर चार्ज तो नहीं क्रिएटेड है, राइट। वो चेक भी हो जाएगा। और फिर बाद में क्या होएगा कि आप उनको जब लोन दे देंगे तो चार्ज को अपने रजिस्टर भी कर देंगे। दैट इज द थिंग विच इज डन, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था सरसई को किसके अंडर? सरफेसी के अंदर ही। सरफेसी के अंदर ही सरसई को इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया। जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, एनएचबी के पास है। एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक के पास है। अब कौन सी ट्रांजेक्शन होती है इसमें? सिक्योरिटाइजेशन की ट्रांजेक्शन, वो तो नाम में आ रहा है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन की ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर क्रिएट किया गया इंटेंजिबल एसेट्स में या फिर टेंजिबल एसेट्स में, ठीक है, जैसे मान लो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके केस में, या फिर हाइपोथिकेशन के चार्जेस है, मॉर्टगेजेस के चार्जेस हैं, दोस ऑल आर टू बी रजिस्टर्ड विद द सरसई। उनको सरसई में रजिस्टर आप करवाते हो। दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ मैंडेटरी पार्ट दैट इज टू बी डन। यानी कि कोई भी लोन आपने सैंक्शन किया, ठीक है, तो आप उसको सरसई में रजिस्टर करवाते हो। लाइक वही कंडीशंस रहेंगी जो एप्लीकेबल थी सरफेसी में। जहां जहां सरफेसी एप्लीकेबल रहेगा वहां वहां आप चार्ज को रजिस्टर करवाओगे। जैसे मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाइपोथिकेशन है, प्लेज जहां कहीं एप्लीकेबल रहेगा, असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स है, वो सभी चार्जेस को आप क्या करते हो? रजिस्टर करवाते हो विद द सरसई। क्लियर है चीज? नो आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस टू बी रजिस्टर्ड। तो कितने दिन में ट्रांजैक्शंस को रजिस्टर करना होता है? ट्रांजैक्शंस आर टू बी रजिस्टर्ड इन व्हाट पीरियड? देखो, जब आपने कोई भी जब आपने कोई भी लोन दिया है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस को विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपने उनको रजिस्टर करना होता है। आपने उनको रजिस्टर करना होता है। एंड अगर उसके बाद आप रजिस्टर करवाने वाले हो, ठीक है, उसके केस में
आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन केस अगर आप 30 दिन के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और उसमें लेट फी भी आपको फाइल आपको भरनी पड़ेगी। दैट इज आल्सो टू बी गिवन, यानी एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। और दिस इज रिक्वायर्ड। देखो आप फीस पे करते हो, यानी कि सरसई एक पब्लिक डोमेन में पहली चीज है, तो आपने आपने बेसिकली उसको प्री सरसई भी करनी है, तब भी एक चार्जेस है, जो मिनिमम आप चार्जेस के अमाउंट कह लो जो आपको पे करना पड़ेगा, डेट इज एप्लीकेबल। वो चार्जेस का अमाउंट भी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो वो चार्जेस जो रहेंगे वो भी एप्लीकेबल रहेंगे। वो आपको एक छोटा सा अमाउंट होता है, वो पे करना पड़ता है आपको। यू आर टू बेसिकली पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट। और साथ के साथ आपको अगर मान लो अपने सरसई का चार्ज रजिस्टर करवाना है तो भी आपको वो चार्जेस जो होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। दोज आर आल्सो टू बी पेड, राइट। और इफेक्ट यही रहता है कि अगर आपने अपना जो चार्ज था वो रजिस्टर नहीं करवाया सरसई में, तो आप सरफेसी में जा ही नहीं सकते, सरफेसी को अप्लाई नहीं कर सकते, फिर उसका बेनिफिट रहेगा ही नहीं आपको सरफेसी में जाने का। जैसे मान लो कि ये लोन की बात कर रहे थे हम, ठीक है, कि आपने सर सही करवाना है, सर सही का चार्ज क्रेडिट करवाना है। मान लो अब ये बैंक जो है वो सर सही में चार्ज क्रेडिट करवाना भूल गया और कल को ये लोन में डिफॉल्ट हो गया, तो ये बैंक सरफेसी को अप्लाई कर सकता है क्या? नो, कैन नॉट बी अप्लाइड, अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, एक और इफेक्ट है, उसको भी समझते हैं। डेट इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टिंग, एंड वो केस स्टडी बेस एक क्वेश्चन बन जाता है डेट्स रिलेटेड। कि मान लो कि XYZ बैंक है और ABC बैंक है, बोरोर एक ही है, PQR नाम का बोरोर है। अब इसको पैसा दिया बैंक ने, XYZ ने भी दिया और ABC ने भी दिया। XYZ बैंक ने पैसा दे दिया इसको 15 जनवरी को, और ABC बैंक ने दिया इसको 13 फरवरी को दे दिया, ठीक है। लोन की डेट बता रहा हूँ कि उसकी डेट जो थी डेट वाज 15 जनवरी, एंड एक ने जो लोन दिया है वो दिया है इसको ऑन द 13 फरवरी, ठीक है। ये लोन सैंक्शन कर दिए। अब बेसिक फंडा क्या है कि इन केस दिस लोन्स आर सैंक्शन एंड सेम बोरोर को ये लोन दिया गया है, एंड फर्दर लेट्स से सेम एसेट के बेस के ऊपर लोन दिया गया है। अब XYZ ने अगर मान लो सरसई में चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, XYZ ने करवाया ही नहीं, जिसने पहले लोन दिया था उसने चार्ज नहीं रजिस्टर करवाया, लेकिन ABC ने चार्ज को रजिस्टर करवा दिया सरसई में, तो चार्ज को एनफोर्स कौन कर पाएगा? ABC कर पाएगा, पहला सिनेरियो, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? लेट्स टेक द केस, मैं यहां पर लिख देता हूं सिनेरियो वाइज भी। सबसे पहली चीज है कि XYZ ने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, ABC ने चार्ज को रजिस्टर करवा दिया, राइट। तो विनर कौन हुआ? विनर हो गया ABC, ABC एनफोर्स कर पाएगा। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, XYZ ने भी चार्ज को रजिस्टर करवाया, ABC ने भी चार्ज को रजिस्टर करवाया, ठीक है, दोनों ने चार्ज को रजिस्टर करवाया, लेकिन लेट्स से XYZ ने रजिस्टर करवाया था चार्ज को ऑन 15 ऑन 15 फेब को इसने चार्ज को रजिस्टर करवाया, और ABC ने चार्ज को रजिस्टर करवाया था ऑन 13 फरवरी, 13 तारीख को ही चार्ज को रजिस्टर करवा दिया। अब प्रायोरिटी ऑफ चार्ज किसके पास रहेगी? प्रायोरिटी ऑफ चार्ज विल बी अवेलेबल विद द ABC, winner will again be the ABC बैंक here, राइट। तो ये अब पेनल्टी है। पहले क्या होता था, पेनल्टी लगती थी अगर आप चार्ज रजिस्टर नहीं करवाते थे, लेकिन अब पेनल्टी नहीं है। अब ये आपके ऊपर है, आप अगर चार्ज को रजिस्टर करवाते हो तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि बैंक को ही बेनिफिट मिलेगा उस चीज को, प्रायोरिटी से रिलेटेड। क्लियर है? सो दैट्स द मेन पॉइंट रिलेटेड टू इट। अब ये चीजें जो है वो समझने वाली हैं। और अगर हम बात करें रिलेटेड टू प्री सरसई, जो फीस एप्लीकेबल है डेट इज ₹10। कितनी है? ₹10 की फीस एप्लीकेबल है प्री सरसई की, ऊपर से GST पड़ जाएगा। अगर आप चार्ज रजिस्टर करवाते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्री सरसई की जो फीस है, प्री सरसई की जो फीस है डेट इज ₹10, ठीक है। और अगर आप चार्ज रजिस्टर करवा रहे हो, क्रिएशन कर रहे हो प्री सरसई में, प्री सरसई में नहीं सरसई में, तो कितनी है? अगर तो 5 लाख तक का लोन है, अप टू 5 लाख का लोन है,
तो ये फीस है 50 रुपए की। और अगर अबव 5 लाख का लोन है, राइट, तो फिर फीस है कितने की, 100 रुपीज की। तो फिर फीस है 100 रुपीज की। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए, राइट, कोई भी फीस नहीं है। देर इज नो फीस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि अगर आपने चार्ज को रिमूव करवाना है उसके लिए फीस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन को अगर आप सेटिस्फाई करवा रहे हो तो 50 रुपए फीस है। और अगर हम बात करें रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप चार्ज क्रिएट करवा रहे हो तो उसके लिए 500 रुपीज की फीस है, सर सही की जो फीस है। क्लियर पॉइंट ये। अब सरसई ड्यू डिलिजेंस के लिए भी मैटर करता है, सरसई एनफोर्समेंट एलिजिबिलिटी के लिए भी मैटर करता है, रेगुलेटरी एक्सपोजर के लिए भी मैटर करता है, राइट। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। ये पॉइंट्स क्लियर है। एंड फर्दर क्या बोला गया लास्ट में, देखिएगा पॉइंट देखिएगा, कंडोनेशन फीस कितनी है। अगर डिले करते हो फ्रेमवर्क में तो आपके ऊपर जो फीस पड़ सकती है बेसिक फी का 10 टाइम्स तक का फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है अगर आप डिले करते हो तो। इन दैट सिनेरियो 10 टाइम्स ऑफ फीस will be applicable, 10 times of the fees will be applicable, right? After that it's related to the लोक अदालत। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स लोक अदालत। देखो लोक अदालत को सेटअप किया जाता है अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर लोक अदालत को इस्टेब्लिश किया जाता है, राइट। दैट्स वेयर दोज आर बेसिकली इस्टेब्लिश्ड। एंड 20 लाख तक के लोन कहां पे जाते हैं, 20 लाख तक के लोन जाते हैं लोक अदालत में। एंड अगर कोई लोक अदालत डीआरटी में सेटअप की गई है तो इवन 1 करोड़ तक के लोन भी जा सकते हैं, राइट। अदरवाइज 20 लाख से ज्यादा के लोन, अबव 20 लाख के जो लोन होते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 20 लाख के जो लोन है वो कहां पर जाते हैं, दोज गो टू द डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो इन जनरल अगर आपको क्वेश्चन में लिमिट पूछी जाती है, केसेस अप टू 20 लाख रुपीज कहां रेफर होते हैं, दोज आर रेफर टू द लोक अदालत। तो लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, राइट। ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जहां पर एमिकेबल सेटलमेंट की जाती है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, निवारण हो जाए समस्याओं का, यानी कि डिस्पोजल हो जाए केसेस का। एंड इसमें लिटिगेशन कम रहती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट के बेस पर आपस में आप बातचीत कर लेते हो, खत्म कर लेते हो, राइट। तो ये इसका मेन फंडा है। सो एडवांटेज यही है कि कंसेंटेड डिक्री है, एज आई टोल्ड यू इट देयर इज कंसेंटेड डिक्री, कोई कोर्ट फीस नहीं है, कोई अपील या एक्सपीडिशियस एक्सपोजर ऑफ केस नहीं है। एंड जितने भी एनपी अकाउंट्स होते हैं, जो भी एनपी अकाउंट्स रहेंगे, ऑल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, चाहे वो सूट फाइल्ड है चाहे वो नॉन सूट फाइल्ड है, जहां पर डाउटफुल या लॉस कैटेगरी है, ठीक है, ठीक है, विच आर बेसिकली डाउटफुल एंड लॉस कैटेगरी, कोई कट ऑफ डेट नहीं है। बिकॉज जो लोक अदालत है इट इज ऑन ऑनगोइंग बेसिस, इट इज ऑन ऑनगोइंग बेसिस। तो जितने भी एनपी अकाउंट है वो सभी का निवारण भी इसके तहत किया जा सकता है अगर अमाउंट जो है 20 लाख तक रुपए तक का है। एंड जो अकाउंट्स आपके सेटल किए जाएंगे लोक अदालत के तहत, उनको 1 से 3 साल के अंदर अंदर एडजस्ट करना होगा। एंड जो परमानेंट लोक अदालत होती हैं इनके पास डिटेन करने की भी पावर होती है, पावर टू डिटेन, राइट। यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल नेचर के जो केसेस होते हैं उनको तो एंटरटेन कर ही सकते हैं और साथ के साथ डिटेन भी कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जैसे जो डीआरटी के अंदर लोक अदालत है वो 1 करोड़ तक के केसेस को भी बेसिकली कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं लोक अदालत अंडर द डीआरटी, राइट। एंड कोई भी ऑफेंसेस जो कि कंपाउंडेबल है अंडर एनी ऑफ द लॉ, उनको आप बेसिकली लोक अदालत के परव्यू में नहीं लेके आ सकते। यानी कि अगर किसी और कानून के अंदर उनको सुनवाई की जा रही है किसी केस की, तो आप उसको लोक अदालत के अंदर नहीं लेके जा सकते, राइट। राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। सो
Just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.